आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आयोनाइज्ड पॉइजनिंग ना। तो आयोनाइज्ड पॉइजनिंग की हम जब बात कर रहे हैं तो आयोनाइज्ड पॉइजनिंग में हम बात कर रहे हैं पायरिडॉक्सिन सॉरी आईएनएच की बात कर रहे हैं। कोई भी आयोनाइज्ड जब सॉल्ट अगर इनटेक ज्यादा बॉडी में चला जाता है तो ऐसे केस में क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या दिखते हैं। जीआई गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में इरिटेशन होती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है, ब्रीदिंग रेट डिक्रीज हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मैनिफेस्टेशंस दिखेंगी, सीजर्स वगैरह दिखेंगे। तो these are the clinical features which is seen in the ionized poisoning. Now versus what is isonized, sorry this is isonized. So what is isonized poisoning which is actually known as the INH, ठीक है। जब भी हाई अमाउंट में INH इंजेस्ट हो जाता है, INH क्या होता है, आइसोनिकोटिनिक एसिडिक हाइड्राजाइड, ठीक है। ये एक तरीके का एंटीबायोटिक है। जब ज्यादा चला जाता है बॉडी के अंदर तो उस कंडीशन में कुछ इस तरीके के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। Now, what is the treatment for this isonized poisoning? जो ट्रीटमेंट इज पायरिडॉक्सिन। द पायरिडॉक्सिन इज द विटामिन B6 का जो है मेडिकल नेम है, ठीक है। जो क्लासिकल नेम है विटामिन B6 का वो पायरिडॉक्सिन है। इफ इंजेस्टेड INH इंजेस्टेड कर रखा है, ओरली इंजेस्टेड कर रखा है, ठीक है, तो उस केस में हम 1 mg पर जितनी mg के हिसाब से जितनी INH यानी आइसो निकोटिनिक एसिड हाइड्रोजाइड जितने mg इंटेक किया होगा उतने mg का एंटीडोट हम पायरिडॉक्सिन का देंगे। लेकिन अगर INH की डोज हमें पता नहीं है, इन्होंने बताया कि डोजेस पता है INH की, तो उतना ही अमाउंट में हम पायरिडॉक्सिन दे रहे हैं। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का एक क्लासिकल नेम है। इफ INH की जो जो वैल्यू है, INH की जो पावर है, डोजेस पावर है, वो पता नहीं है, अननोन है। इन दिस केस पायरिडॉक्सिन 500 mg IV 5 से 20 मिनट में हम रिपीट करते रहेंगे। तो समझ आ गया। आइसोनाइज्ड पॉइजनिंग किसके लिए बोलते हैं, INH क्यों बोलते हैं, ठीक है। यानी आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड की पॉइजनिंग जब होती है, ऐसे केस में क्लिनिकल फीचर्स क्या दिखते हैं, GI इरिटेशन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड CNS मैनिफेस्टेशंस आर देयर। सो इसका एंटीडोट पायरिटॉक्सिन होता है। जितने mg में INH इंजेस्ट किया है उतने mg आप पायरिटॉक्सिन देंगे। इफ INH इनटेक आपका अननोन है, इस केस में पायरिटॉक्सिन की ये डोज दे रखी है। समझ आ गया क्या, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं क्या। ओके, बताइए जरा समझ आ रहा है कि नहीं। आपकी वॉइस नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है वॉइस नहीं आ रही मेरी। नादिरा, तमन्ना, वॉइस जा रही है क्या मेरी। एनीवन। चैट्स में मत बोलिए, ऐसे बोलिए ना, ऐसे चैट्स में बोलोगे तो। चलो ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की बात कर रहे हैं। सो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की हम बात कर रहे हैं तो CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला। ना कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। दिस कॉम्प्लेक्स इज एक्चुअली नोन एज द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन and which if which formed inside our body then causes the hypoxia, that means blood के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाता है। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या बल्कि बनना चाहिए क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना चाहिए, पर उसकी जगह पर क्योंकि 20 से 25% जो एफिनिटी है वो कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा है, कार्बन मोनोऑक्साइड की और कार्बन डाइऑक्साइड की एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। सो हीमोग्लोबिन ज्यादा एफिनेटेबल है, ज्यादा एफिनिटी है उसकी toward the carboxy. So clinical features on the basis of how percentage of toxicity is there. So उस basis पे classification किया गया है clinical features का। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर 10% से ज्यादा अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हुआ है, इस केस में क्लिनिकल फीचर्स क्या दिखते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, ठीक है, डायलेशन ऑफ सबक्यूटेनियस वेसल्स, जो सबक्यूटेनियस ब्लड वेसल्स हैं उनमें डायलेशन दिखेगा, वो आगे उभरी हुई दिखेंगी स्किन पर, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ विल बी देयर। समझ आ गया क्या, समझ आ गया क्या, आगे बढ़े। हेलो,
ओके, नेक्स्ट इज, अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन 20% बन जाता है, इस केस में हमारा जो फ्रंटल रीजन है हेड का, उसमें है होगा फ्रंटल हेड एंड टाइटनेस फील होगी फ्रंटल रीजन में, ठीक है। इन दिस नेक्स्ट केस, अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन 20 से 50% है, तो इरिटेबिलिटी होगी बॉडी के अंदर, कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगे और पेशेंट फेंटिंग की तरफ चला जा सकता है। दीज आर द कंडीशंस गिवन फॉर द concentration is 20 to 50%. Now, if it is more than 50%, carboxyhemoglobin की concentration more than 50% है, then it will lead to convulsion as well as unconsciousness for the patient. पेशेंट के लिए कन्वर्जन होंगे और कॉन्शियसनेस क्रिएट होगा। इसके साथ अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन 60 to 80% है, तो इट इज अ फेटल। सो दिस इज द फेटल डोज फॉर द carboxy hemoglobin in our body. So the concentration of the carboxy hemoglobin, the concentration of carbon dioxide with the carbon monoxide with the hemoglobin is 60 to 80%, then it will cause death. ट्रीटमेंट क्या है? एज सच हमारी बॉडी पता ही है कि जब भी CO का या CO2 का या CO का लेवल बढ़ता है, तुम्हारी बॉडी के अंदर एसिड्स का फॉर्मेशन बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो सीवियर एसिडोसिस हो सकता है या माइल्ड एसिडोसिस हो सकता है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट के हम क्या करेंगे, 100% ऑक्सीजन इनहेलेशन कराएंगे उसको, वेंटिलेटरी सपोर्ट देंगे, ठीक है, बाहर लेके आएंगे उसे। अगर उसको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है तो हम बाहर से वेंटिलेटरी सपोर्ट देंगे उसको। माइल्ड एसिडोसिस इज प्रेफर्ड, ठीक है, यहाँ दे रखा है। नेक्स्ट हमारा कंडीशन है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड पॉइजनिंग, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड पॉइजनिंग क्या होता है कि ये एक तरीके की प्रिजर्वेटिव है। प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या है कि जब जो अनाज को हम सुरक्षित करते हैं किसी भी कंटेनर के अंदर, तो उसमें हम एल्यूमिनियम फॉस्फाइड डालते हैं ताकि वहां पर कोई भी रोडेंट वगैरह ना लगे। तो इट इज यूज्ड एज अ ग्रेन प्रिजर्वेटिव, ठीक है। अगर इस तरीके से पेशेंट अगर उसको इंजेस्ट कर लेता है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड को, तो इस कंडीशन में कुछ क्लिनिकल फीचर्स दिखते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, रेज्ड ब्लड प्रेशर एंड एरिदमिया, कार्डिक एरिदमियाज दिखेंगे वहां पर, और बॉडी के अंदर से फिश एंड फॉली स्मेल्स आर देयर एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस आर देयर, ठीक है। एसिड का हमारी बॉडी के अंदर मात्रा बढ़ जाएगी। दिस इज कॉल्ड द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सो ट्रीटमेंट क्या है इसका? एज सच हमें एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की कोई भी एंटीडोट नहीं पता है, फिर भी हम इस केस में हम गैस्ट्रिक लेवल्स कराएंगे, स्टमक वॉश करेंगे KMNO4 के साथ, क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है तो KMNO4 बेसिक इन नेचर होता है, वहां पर कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइजेशन क्रिएट करेगा, और उसके साथ साथ एक्टिवेटेड चारकोल से हम इसको वॉश करेंगे। अगर फिर भी कोई भी रिस्पॉन्स अगर पेशेंट के अंदर नहीं दिखाई देता है, तो मैग्नीशियम सल्फाइड का 200 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से इंट्रावेनस देंगे 4 से 6 घंटे। MgSO4 इज द सॉल्ट विच कैन decrease the acidosis, metabolic acidosis which is taking place inside our body. समझ आ गया क्या? आगे बढ़े? यस सर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओपियोइड पॉइजनिंग। ओपियोइड में जैसे कि आप ओपियोइड में जैसे क्या क्या लेते हैं, चरस, गांजा एटसेट्रा, दीज थिंग्स आर एक्चुअली सीन बाय, अभी तो एडल्टहुड में ज्यादा यूज करता है, लेकिन अगर इस केस में कोई चाइल्ड या इन्फांट अगर इसको इनटेक कर लेता है, तो उस केस में उसमें क्या क्लिनिकल फीचर्स दिखाई देते हैं? द क्लिनिकल फीचर्स आर ट्रायड ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। सो व्हाट इज ट्रायड? ट्रायड मतलब 3 लगातार सिम्टम्स दिखते हैं लंग्स के। दीज आर डिज्निया, टैकिपनिया और साइनोसिस। डिज्निया डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, टैकिपनिया जब डिफिकल्टी होगी तो जल्दी जल्दी सांस लेगा, टैकिपनिया हो गया। डिज्निया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, टैकिपनिया जल्दी सांस लेगा, और जब ऑक्सीजन की बॉडी के अंदर कमी होगी तो साइनोसिस यानी हमारी जो ब्लड के अंदर सेल्स हैं, सॉरी हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं वो ब्लूइश इन कलर हो जाएंगी। तो these things, 3 things, dyspnea, tachypnea and cyanosis is called as the respiratory distress of triad, ठीक है। ट्रायड है जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का। मायोसिस एंड इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो इम्पेयर्ड होगी, मतलब कभी अवेकफुल होगा वो, कभी अनकॉन्शियस होगा। तो दीज आर द इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस। नाउ ट्रीटमेंट इज
नॉलोक्सोन इज द ओपियोइड एंटागोनिस्टिक, है ना। तो एपियोइड को काटने के लिए, ओपियोइड की कंसंट्रेशन को खत्म करने के लिए, उसका न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए हमारे पास एक ड्रग है, दैट इज नॉलोक्सोन। सो इसके ब्रैकेट में आप लिखेंगे ओपियोइड एंटागोनिस्टिक इन नेचर। 0.1 मिलीग्राम पर केजी फॉर लेस देन मोर देन 20 केजी वेट, ठीक है। तो मोर देन 20 केजी, अगर सॉरी लेस देन हो गई, 0.1 milligram per kg for less than 20 kg weight or 2 milligram more than 20 kg of weight, repeated every 2 to 3 मिनट, जब तक कि उसका टॉक्सिक इफेक्ट ओपियोइड का खत्म नहीं हो जाता। तो और मैक्सिमम अगर रिवर्सिबल के इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं ओपियोइड के, तो उस केस में मैक्सिमम डोज जो दे सकते हैं आप, वो 10 मिलीग्राम होगा। समझ गया क्या? समझ आ गया क्या? हेलो, समझ आ गया क्या? तमन्ना, कोमल, कोमल तुम्हारा कैसे, नेट नहीं चल रहा है क्या आजकल? आप लोगों के पास वॉइस नहीं जारी लग रहा है मुझे। आ रही है सर वॉइस। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं थियोफाइलाइन पॉइजनिंग की, ठीक है। तो थियोफाइलाइन पॉइजनिंग एक थियोफाइलाइन सॉल्ट होता है। इस थियोफाइलाइन पॉइजनिंग में क्या होता है, सिम्टम्स दिखते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर इरिटेशन हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के अंदर भी जो है मैनिफेस्टेशंस दिखाई देते हैं। इस थाइलो थियोफाइलाइन का ट्रीटमेंट जो होता है वो है कि हम डिकॉन्टामिनेशन करें, गैस्ट्रो एंड जीआईटी का हम डिकॉन्टामिनेशन करें, ठीक है। जिससे कॉन्टामिनेट हुई है, मतलब थियोफाइलाइन से कॉन्टामिनेट हुई है, तो उसका एंटीडोट देना है हमें। उसके साथ साथ एक्टिवेटेड चारकोल से हम गट का डायलिसिस करेंगे, एंड बोवल इरिगेशन इज देयर, ठीक है। और चारकोल हीमो परफ्यूजन कराएंगे हम, ठीक है ना। तो चारकोल क्या करेगा, एड्सॉर्प्शन करेगा, दैट प्रॉपर्टी इज एक्चुअली इन देयर, और वहां से हमारा जो थाइलोफाइन पॉइजनिंग है वो हट जाएगी। और थाइलोफाइन पॉइजनिंग ज्यादा रेयर है, मिलती नहीं है आसानी से। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्नेक बाइट। ये आप पढ़ के आए होंगे टॉक्सिकोलॉजी के अंदर, ठीक है ना। फिर भी हेलो, हेलो सर। सर ये दोनों लास्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए। कौन कौन सी? लास्ट 2 पॉइंट, बॉवेल इरिगेशन और चारकोल हेमो परफ्यूजन। अच्छा, बोवल इरिगेशन क्या होता है कि जो हम पेशेंट को बोलेंगे कि पानी की मात्रा ज्यादा पिए, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि जो पानी की मात्रा ज्यादा पीने से डायूरिसिस में जाएगा, ज्यादा यूरिन की तरफ जाएगा, तो उससे जो टॉक्सिक इफेक्ट है ड्रग का वो खत्म हो जाएगा। और ब्लड के अंदर हम थोड़ा बहुत, हम क्या कहते हैं उसके, चारकोल डालेंगे, हीमो परफ्यूजन कराने की कोशिश करेंगे उसमें, ठीक है ना, चारकोल का थोड़ा बहुत, जिससे चारकोल जो है एड्सॉर्ब करेगा ब्लड से जो भी सॉल्ट है थियोफाइलाइन पॉइजनिंग का, और उसमें से उसको डिटॉक्सिफाई करेगा। समझ आ गया क्या? ये सर लास्ट जो वो चारकोल एब्जॉर्प्शन करवाते हैं वही है ना? हाँ हाँ, सेम है। हम जो जो भी हम क्या करते हैं, गैस्ट्रिक लिवरेज के साथ साथ चारकोल एड्सॉर्प्शन कराते हैं ना। यस सर। ओके, स्नेक बाइट की बात करते हैं फिर। स्नेक बाइट आपने पढ़ा होगा टॉक्सिकोलॉजी के अंदर, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं स्नेक बाइट की। तो स्नेक बाइट में हम बात करते हैं तो टाइप ऑफ पॉइजन के हिसाब से स्नेक की वैरायटी दे रखी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि स्नेक के हिसाब से कि कौन सी टाइप का स्नेक है, और उसके हिसाब से पॉइजन कौन सा होगा, क्योंकि इसी के बेसिस पर हम मेडिकेशन करेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिए कि कोबरा और क्रेत जो होते हैं, क्रैत जो होता है वो न्यूरोटॉक्सिक है, मतलब हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनको डिजनरेट करता है। बैम्बू स्नेक जिसको हम पिट वाइपर बोलते हैं, रोसेल्स वाइपर, पिटलेस वाइपर होता है, ये हीमोटॉक्सिक हैं और एंटी हेमोस्टैटिक्स हैं, मतलब हमारे ब्लड को थिनिंग करते हैं, उसके साथ साथ ब्लड के अंदर कॉज करते हैं टॉक्सिसिटी और वी कैन से पॉइजनिंग। सी स्नेक्स जो होते हैं वो मसल्स के अंदर अपने स्नेक को, अपने वेनम को क्रिएट करा, मतलब
उनका फैलता है मसल्स के अंदर, और मसल्स की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है उसमें हैम्पर होता है, मैनिफेस्टेशंस होते हैं। तो कोई भी स्नेक जब कट करता है, आपको जब बाइट करता है, उसके इसमें एक टेस्ट होता है, जिस टेस्ट का नाम है न्यूस्टिग्माइन टेस्ट। क्या नाम है? न्यूस्टिग्माइन टेस्ट। और ये किसी भी एंटी स्नेक वेनम थेरेपी देने से पहले इसको कराया जाता है। तो इसके अंदर हम बात करें कि जैसे कोई न्यूरोटॉक्सिक इन्वेनमेशन हुआ है आपकी बॉडी के अंदर, कोई भी न्यूरोटॉक्सिक, जैसे हमें पता है कि कोबरा और क्रेत के हमें क्या पता है, फीचर्स पता होंगे, है ना? फीचर्स पढ़े होंगे ना तुमने इसके, कोबरा और क्रेत के, कि किस तरीके से इसकी बाइट साइड पर किस तरीके से मार्क मिलते हैं, और फेंज का कुछ रहता है। तो वो बताएगा कि कुछ इस तरीके का स्नेक था, तो हम उसके स्नेक के बेसिस पर हम बताएंगे कि न्यूरोटॉक्सिक है। तो अगर न्यूरोटॉक्सिक इन्वेनमेशन हुआ है, इस केस में क्या होगा, हम इसको न्यू स्टिग्माइन देंगे, आईएम, ठीक है, और 0.04 mg पर केजी के हिसाब से आईएम देंगे, और उसके साथ हम देंगे एट्रोपिन 0.05 मिलीग्राम पर केजी, और उसको हम 20 से 30 मिनट छोड़ देंगे ऐसे ही, और उसको ऑब्जर्व करेंगे कि पेशेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर बेनिफिशियल है, पेशेंट नॉर्मल की कंडीशन में जा रहा है, देखो एट्रोपिन जो है दी जाती है वो हार्ट रेट को, और नॉर्मल हार्ट रेट को और ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। एट्रोपिन इमरजेंसी ड्रग है। इसके साथ साथ न्यूरोटॉक्सिक इन्वेनमेशन के अंदर हम न्यूस्टिग्मिन देते हैं। इन दोनों की मिलावट करके जब हम देते हैं तो उस कंडीशन में 20 से 30 मिनट के अंदर हमारा इफेक्ट शो होगा। अगर नहीं होता है तो हम 0.5 mg और टुडे से 0.6 mg एट्रोपिन, ठीक है, हमने डोज को बढ़ा दिया है, और फिर से हम 30 मिनट्स को हम फिर से देंगे, 30-30 मिनट पर, एवरी 8 आवर बाई कंटिन्यूस इन्फ्यूजन। ये न्यू स्टिग्मिन टेस्ट है कि अगर न्यू स्टिग्मिन टेस्ट पास हो जाता है तो हम उसको आगे भी न्यू स्टिग्मिन ही देंगे एट्रोपिन के साथ। अगर रिवर्सिबल नहीं हुआ, फेल हो गया इस कंडीशन में, तो हम उसमें एंटी स्नेक वेनम थेरेपी में जाएंगे। समझ गया क्या? तो न्यू स्टिग्मिन टेस्ट हम कब करते हैं? स्टार्टिंग फेज में सबसे पहले ये दिया जाता है। अगर पेशेंट रिवर्सल कंडीशन में जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम एएसवीटी में जाएंगे। एएसवीटी बोले तो एंटी स्नेक वेनम थेरेपी। It is administered only when envenomation get established by presence of neurotoxic symptom or abnormal 20 WBCT। ठीक है, अब हमारा जो न्यू स्टिग्मिन टेस्ट जो है पास नहीं हुआ, उससे पेशेंट स्टेबल नहीं हुआ, ऐसे केस में हम क्या करेंगे? हम करेंगे कि एंटी स्नेक वेनम थेरेपी उसमें हम देंगे, ठीक है ना? तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, उसमें एक और चीज देखनी होती है कि WBCT यानी वोल्ट ब्लड क्लॉट टेस्ट हम करते हैं, तो उसमें 20 से भी ज्यादा आ रहा है ये नंबर, तो उस केस में भी ASVT हम देते हैं। ये जो एंटी स्नेक वेनम थेरेपी है क्या करती है, ये सर्कुलेटरी जो वेनम है, जो ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट कर रहा है वेनम, उसको न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि इसका एंटीडोट है ये। तो इसके कम से कम 8 to 10 वायल हम देते हैं पेशेंट के अंदर, चाहे तो वो न्यूनेट हो, चाहे चाइल्ड हो या अडल्ट हो। तो ये ध्यान रखना है कि इस कंडीशन में 8 to 10 वायल हमें देने ही पड़ेंगे, क्योंकि दिस कंडीशन इज द इमरजेंसी सिचुएशन। और अगर इस वायल के देने के बाद, इतनी डोज देने के बाद, कोई भी एलर्जिक मैनिफेस्टेशन, एलर्जिक चेंज अगर बॉडी के अंदर दिखाई दे रहा है, तो हम उसको जुडिशियली यूज करेंगे। जुडिशियली का मतलब डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स कैसे आ रहे हैं, और सिम्टम्स के बेसिस पर हम डोज को कम करते जाएंगे। ऐसे नहीं एकदम से डोज को बहुत ज्यादा दे देंगे बिना एनाफाइलेक्टिक को सोच के, क्योंकि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस हो गई तो उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं पेशेंट को। समझ आ रहा है क्या? तो एंटी स्नेक वेनम थेरेपी में इसको हम जुडिशियली यूज करते हैं। बाकी इसकी नॉर्मल डोज है 8 to 10 वायल। समझ गया क्या? यस सर, बीच बीच में आप बीच बीच में क्या? वॉइस ब्रेक हो जाती है आपकी। एक्चुअली
एक सेकेंड। सर वीडियो ऑफ कर दीजिएगा तो नेटवर्क इशू खत्म हो जाएगा। ओके, सो अभी हमने क्या पढ़ा, न्यूस्टिग्माइन टेस्ट पढ़ा था। हमने कहा था कि न्यूस्टिग्माइन एट्रोपिन के साथ जब हम देते हैं मिक्स करके और 20 से 30 मिनट अगर हम उसको देखते हैं ऑब्जर्व करके, तो पेशेंट रिवर्सल होता है, मतलब वो नॉर्मल कंडीशंस में आता है। तो फिर हम देखते हैं अगर ये बेनिफिशियल है तो इस कंडीशन में हम उसको आगे थोड़ी सी डोज बढ़ा के हम उसको आईएम फिर से और ज्यादा देते हैं 8 घंटे तक, और पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। अगर ये टेस्ट आपका फेल होता है तो आप जाएंगे एंटी स्नेक वेनम थेरेपी की तरफ। इट इज एडमिनिस्टर्ड ओनली व्हेन एनवेनेशन गेट एस्टेब्लिश्ड बाय प्रेजेंस ऑफ न्यूरोटॉक्सिक सिम्टम और एब्नॉर्मल। ठीक है, और न्यूरोटॉक्सिक मतलब बोले तो कि ये कब देंगे, जानो इस चीज को जानो कि पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा बुरी है। ठीक है, पेशेंट की हालत इस तरीके से है कि वो नहीं बच पाएगा। ऐसी कंडीशन में हम न्यूरोटॉक्सिक न्यूस्टिग्माइन टेस्ट की तरफ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे एएसवीटी की तरफ। तो एएसवीटी का प्रिंसिपल क्या है ये ध्यान में रखना है कि एएसवीटी होता है जो एंटी वेनम स्नेक थेरेपी जो होती है, वो न्यूट्रलाइज करती है वेनम को जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो चला गया है। तो इसकी डोज क्या होगी, तो बताइए कि भाई 8 to 10 वायल हम देते हैं इसको, और ये चाहे न्यूनेट हो चाहे चाइल्ड हो या फिर एडल्ट हो, तीनों ही सिचुएशंस में हम उसको 8 to 10 वायल देते हैं। अब फिर लेकिन हो सकता है किसी के अंदर की पॉइजन का एंटीडोट जो होगा वो भी थोड़ा बहुत एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस क्रिएट कर सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस क्रिएट कर सकता है। तो इसको हम जुडिशियली यूज करेंगे। नेक्स्ट वाला है कि यूज जुडिशियली एज इट में कॉज एलर्जी मैनिफेस्टेशंस। तो इसको हम जुडिशियली यूज करेंगे कि भाई डोज की भाई हिसाब से कि भाई इतनी डोज तक कोई दिक्कत नहीं हो रही, और अगर होती है तो हम उसके अब डोज नहीं लगाएंगे अपनी तरफ से फोर्सफुली। ठीक है, क्योंकि बॉडी के अंदर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस स्टार्ट हो जाएंगी। फ्रीज ड्राइड पाउडर इज रिकॉग्नाइज्ड विद TMLNS। ठीक है, अगर वो जो हमारे पास एंटी स्नेक वेनम जो भी आता है वो ड्राइड फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म में आता है, उसको 10 ml NS के अंदर, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे और उसको हम डेक्सट्रोज के अंदर इन्फ्यूजन बनाएंगे। ठीक है ना, और उसको हम 20 ml पर केजी पर हार के हिसाब से देंगे। ठीक है, तो आपने कभी किया है, इंजेक्शन लगाना आता है किसी को, तुम दोनों में से इंजेक्शन लगाया कभी किसी यस के? सर, यस सर। आईवी लगाया है? तो आईवी लगाने से पहले जैसे पेंटाप्राजोल लगाया है ना, पेंटाप्राजोल और एंटीएमेटिक जो होते हैं वो सब किस में आते हैं, पेंटाप्राजोल सूखा आता है ना, ड्राइड इंजेक्शन। तो उसको सबसे पहले 10 ml की वायल को सबसे पहले हम 10 ml भरते हैं, उसमें एक या तो एनएस होता है या फिर डिस्टिल्ड वाटर होता है, ऐसा ही होता है ना। उसको हम भरते हैं, फिर उसमें हम बाइल में डालते हैं और उसको हम सेक करते हैं तब तक कि होमोजीनियस मिक्सचर ना बन जाए। फिर उसको फिर से हम भरते हैं, और इस चीज को ध्यान में देते हुए कि उस इंजेक्शन के अंदर एयर तो नहीं रह गई। अगर एयर रह जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको एयर को बाहर निकालते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया है कि उसी जो 10 ml आपने बनाया है ड्राइड के बाद जो सॉल्यूशन बनाया होमोजेनियस मिक्सचर, उसको फिर आप इसमें डाल देंगे डेक्सट्रोज की बोतल में, और उसको आईवी इन्फ्यूजन बना के 20 ml पर केजी के हिसाब से आप चढ़ा देंगे ड्रिप के थ्रू। समझ आ गया क्या? यस सर। फिर दिया है रिपीट द सेम डोज आफ्टर 1 hour फॉर न्यूरोटॉक्सिक। ठीक है, अगर न्यूरोटॉक्सिक वेनम है तो उसी डोज को 1 घंटे के बाद आपको फिर से रिपीट करना है। अगर तो डोज हीमोटॉक्सिक है तो 6 घंटे के बाद रिपीट करना है। ठीक है, अगर रिस्पॉन्स पुअर है, वैसे तो पहली डोज से ही जो रिएक्शंस हैं वो सही हो जानी चाहिए बॉडी के अंदर। अगर बॉडी के अंदर रिएक्शन सही नहीं हो रही हैं तो हम अब रिपीट डोज में उसको ले जाएंगे। उसके साथ साथ हम ये भी रीअश्योर करेंगे विक्टिम को, जिसको कटा है, जिसको बाइट किया है, जिसको काटा है इसने, कि भाई आप जहां पर बाइट एरिया है या जस्ट को बाइट लिम्ब है उसको आप बहुत ज्यादा हिलाएं डुलाएं नहीं, इमोबिलाइज ना करें, स्टेबल रखें उसको, ताकि जो इन्फ्लेमेशन है वो और ज्यादा सर्कुलेट ना हो पाए। ठीक है, अब इस केस में न्यूरोटॉक्सिक वेनम के अंदर हम जो अरिष्ट बंधन बताया है आयुर्वेदा में, कटिंग एंड बैंडेजिंग, ये हम नहीं करते हैं।
समझ आ गया क्या? कटिंग एंड बैंडेजिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। समझ गए क्या? यस इसके सर। साथ साथ सपोर्टिव केयर बता रखी है। वैसे हमारे यूपी एरिया में ही हैं आप सभी लोग, तो यूपी के एरिया में, उत्तर प्रदेश में स्नेक बाइट इतना ज़्यादा पेशेंट में नहीं दिखता है। हो सकता है आपके पास जब जीवन काल में 1 से 2 पेशेंट टकराए, तो इस चीज़ों को ध्यान तो देना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ सपोर्टिव केयर की हम बात करते हैं, तो सपोर्टिव केयर में हम ओपियोइड एनाल्जेसिक एंड सेडेटिव दे सकते हैं, ताकि पेशेंट बहुत ज़्यादा इमोबिलाइज ना हो जाए और बहुत ज़्यादा घबराए नहीं, है ना। तो उसके साथ हम ओपियोइड, बहुत ज़्यादा पेशेंट अगर घबरा रहा है और बहुत ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट हो रही है, तो उसमें हम सेडेटिव या एनाल्जेसिक देंगे। टेटेनस का इंजेक्शन लगाएंगे, उसके साथ साथ टीटी देंगे और एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक देंगे अगर कोई भी एक्स्ट्रा इन्फेक्शन बॉडी के अंदर कॉज हो रहा है तो। समझ गया क्या? ये सारी यस चीजें सर। ये सारी चीजें एक इमरजेंसी डॉक्टर को बैठ के, पेशेंट को जब इमरजेंसी ओपीडी होती है उस केस में बहुत ही फास्ट सोचना होता है। 15 to 20 मिनट का आपके पास टाइम है। उसी टाइम में आपको डोज कैलकुलेट करनी है, उसी टाइम में उस पेशेंट की हालत को देखकर आपको ड्रग्स को कैलकुलेट करना है माइंड में। तो ये बड़ा आसान काम नहीं है, पर इसीलिए आप डॉक्टर कहे जाते हैं, क्योंकि आप आसान नहीं है। स्कॉर्पियन स्टिंग की बात करते हैं, तो स्कॉर्पियन स्टिंग न्यूरोटॉक्सिक है एक तरीके से, जो हमारी नर्व्स होती हैं उनकी ऊपर एक्ट करता है और उसकी कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशंस कॉज करता है उसके अंदर, विच प्रोलॉन्ग न्यूरल एक्टिविटी एंड कॉजेज द ऑटोनोमिक एक्साइटेशन। और जो हमारी न्यूरल एक्टिविटी है उसमें जाके प्रोलॉन्ग बहुत देर तक रुकता है, और ऑटोनोमिक एक्साइटेशन मतलब अपने आप ही एक्साइटेशन बॉडी के अंदर क्रिएट करता है, इनवॉलेंटरी रिएक्शंस क्रिएट करता है। तो इस स्कॉर्पियन स्टिंग का मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए हम बात करते हैं कि एक ड्रग का नाम है प्राजोसिन। 30 माइक्रोग्राम पर केजी पर डोज ओरल देते हैं, और डोज रिपीटेड आफ्टर 3 आवर एंड देन आफ्टर 6 आवर टिल द साइन और इम्प्रूवमेंट अपीयर। ध्यान देंगे, प्राजोसिन इज द एंटीबायोटिक, sorry, drug which is used in the scorpion sting, and avoid sudden standing or lifting to avoid the first dose of phenomenon। ठीक है, जब आपने फर्स्ट डोज दिया है प्राजोशन का, तो उसमें ज्यादा आप स्टैंडिंग और लिफ्टिंग नहीं कराएंगे उस पेशेंट से। मैनेजमेंट ऑफ पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा ध्यान से रखेंगे कि जब एडिमा, हम जब भी वर्ड आएगा तो उस टाइम पे हम फ्यूरिसिमाइड की बात करेंगे। तो फ्यूरिसिमाइड पल्मोनरी एडिमा में हम क्या क्या देंगे, क्योंकि ये पल्मोनरी एडिमा भी कॉज हो सकता है स्कॉर्पियन स्टिंग के अंदर, तो इसका मैनेजमेंट किया जाता है फ्यूरिसिमाइड 1 to 3 mg पर केजी पर डोज इंट्रावेनस देंगे। Dobutamine 60-20 microgram per kg per minute. Add nitroglycerin in decompensate shock and sodium nitroprusside and compensate shock। ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें क्या बोला गया है कि अगर पल्मोनरी एडिमा है तो हम उस पेशेंट के अंदर 2 ड्रग्स देंगे, फ्यूरिसिमाइड 1 to 3 mg पर केजी पर डोज, और उसके साथ साथ हम डोब्यूटामाइन 6 to 20 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट देंगे, दोनों ड्रग्स का। लेकिन अगर पेशेंट के अंदर शॉक है और शॉक की कैटेगरी डिकम्पनसेट है, मतलब कंपनसेट नहीं कर पा रहा है ऑक्सीजन, तो उसको हम नाइट्रोग्लिसराइड ग्लिसरीन देंगे, ऐड करेंगे ऊपर वाले सॉल्यूशंस में। और अगर कंपनसेट है, थोड़ी बहुत ही दिक्कत हो रही है उसको शॉक में, तो नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड देंगे। समझ आ गया क्या? यस। इसके साथ साथ स्कॉर्पियन एंटीवेनम जो होता है उसको भी आपको एडमिनिस्टर करना है, पर स्किन पैच टेस्ट आपको उससे पहले कर लेना है, ताकि बॉडी के अंदर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन से बचा जा सके। जनरल मेजर्स हम इसके साथ करेंगे, एयर ब्रीदिंग और सर्कुलेटरी रिससिटेशन इसको मेंटेन करेंगे, ऑक्सीजन इनहेलेशन, इंट्यूबेशन कराएंगे उसको हम, वेंटिलेशन इफ नीडेड इस पेशेंट को। वैसे स्कॉर्पियन स्टिंग में इतनी ज़्यादा वेंटिलेटर्स की, आईसीयू की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर अगर मान लो एक स्कॉर्पियन ने कट किया है तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, मतलब कम दिक्कत होती है। पर मान लो एक ही जगह पर उसने ऐसी जगह पैर वगैरह रख दिया कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियन थे, और उसका पॉइजन की क्वांटिटी अगर बॉडी में ज़्यादा चली गई है, तो ऐसे कंडीशन में आपको जनरल मेजर की भी ज़रूरत पड़ती है।
दूसरी बात आपको यहाँ पर नेक्स्ट दिया है लोकल आइस पैक। जिस एरिया में उस पेशेंट को कट किया है उसमें आप आइस पैकिंग करेंगे और ज़ाइलोकेन देंगे 2% उसको हम, और डायज़ेपम देंगे हम उसको ओरली 0.1 टू 0.3 मिलीग्राम पर केजी पर डोज। तो लोकल आइस पैकिंग जो है उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत ज़्यादा हो रहा है उसको रोक देगी है थोड़ी सी देर के लिए, ताकि वहाँ से वेनम ना जा पाए। और ज़ाइलोकेन क्या होता है, कोई बताएगा? ज़ाइलोकेन जो होता है ना वो एनेस्थीसिया है ना, लोकल एनेस्थीसिया। पेशेंट के अंदर दाह पर बर्निंग सेंसेशन और बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है उस एरिया पर जिस एरिया में स्टिंग किया है, तो हम वहाँ पर लोकल एनेस्थीसिया दे सकते हैं ज़ाइलोकेन 2%। 2% ही ज़्यादातर आती है, ये इमरजेंसी वार्ड में मिलती है रखी हुई। ओरल डायज़ेपम हम बात करते हैं, डायज़ेपम इज द सेडेटिव ड्रग, और अगर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा है पेशेंट तो उसको हम ये भी दे सकते हैं। उसके साथ साथ हम पेशेंट को NSAID दे सकते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जो कि पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन भी हो सकता है। जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात याद करने की ये है कॉन्ट्राइंडिकेटरी कि इसमें हम मॉर्फिन की रिलेटेड ड्रग्स या मॉर्फिन क्लास फैमिली से कोई भी ड्रग है उसको हम नहीं देंगे। समझ आ गया क्या? यस सर। इसके साथ साथ हम बात करते हैं मॉनिटर हार्ट रेट, उसकी हार्ट रेट को मॉनिटर करेंगे और रेस्पिरेटरी रेट को मॉनिटर करेंगे, उसकी ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करेंगे और अदर वाइटल्स को भी हम उसको देखेंगे, और इसका फ्लूइड मैनेजमेंट एडिक्वेट करेंगे ताकि जो वेनम गया है बॉडी के अंदर वो वेनम डाइल्यूट हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट आता है टॉपिक दैट इज फॉरेन बॉडी इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर फॉरेन बॉडी चली जाती है, ठीक है, और ये एडल्ट में नहीं जाती जनरली, ये प्री स्कूल बच्चों में जाती है। लगभग 75 से 90 केस बच्चे जो ऐसे होते हैं जो नाक से या फिर मुंह से एस्पायर करके किसी भी बॉडी को अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ले जाते हैं। जैसे तो आपका मेज का दाना हो गया, मेज का सीरियल हो गया, उसको खा जाते हैं वो, और एकदम से नाक के थ्रू चला जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। या कभी कभी छोटे बच्चों को अगर कॉइन दे देते हैं तो वो मुंह में कॉइन डाल देते हैं और वो सांस नली में चला जाता है। ये केसेस आपने सुने होंगे, सुना है क्या केस ये ऐसा? यस सर। तो फॉरेन बॉडी अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चली जाती है तो इन्होंने क्या लिखा है, एस्पिरेशन ऑफ फॉरेन बॉडी इज मोस्ट कॉमनली सीन among the preschool children, that is 70 to 90% of cases are in the preschool going children। preschool going का मतलब क्या होता है, 3 year old जो बच्चा होता है उसको स्कूल एज बोलते हैं, 3 to 5 एज। तो 3 साल से पहले की एज को हम प्री स्कूलिंग बोलते हैं, जिसमें एस्पिरेशन फॉरेन बॉडी क्या क्या हो सकती हैं। फूड आइटम जनरली कॉमन होते हैं, फूड आइटम को एस्पायर कर जाता है। और इसके साथ साथ पीनट, देखो ध्यान में देखो, पीनट हो गया, मेज का दाना हो गया। पीनट मतलब क्या होता है, मूंगफली का दाना, वो कॉमन है जो कि बच्चे में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है। अदर आइटम आर ऑल्सो, जैसे कि छोटे टॉय खिलौने, मार्बल्स, कॉइन, लैटेक्स बैलून एटसेट्रा, तो इनको भी बच्चे कभी कभी एस्पायर कर जाते हैं। अब बड़ी बात यहाँ पर क्या दिया है, इंपॉर्टेंट बात क्या दिया है कि यूजुअल लोकेशन ऑफ फॉरेन बॉडी इज राइट। जो लोकेशन दे रखी है फॉरेन बॉडी की वो राइट ब्रोंकस है, फॉलोड बाय लेफ्ट ब्रोंकस। तो सबसे ज्यादा जो फॉरेन बॉडी मिलेगी लोकेशन में वो राइट ब्रोंकस पे सबसे ज्यादा मिलेगी, उसके बाद थोड़ा बहुत लेफ्ट ब्रोंकस पे मिल सकती है। इसके साथ साथ जो लोअर रीजन होते हैं लेफ्ट ब्रोंकस रीजन में, राइट एंड लेफ्ट लोअर ब्रोंकाई। लोअर ब्रोंकाई आपको पता होगा, ब्रोंकियल ट्री पढ़ा है ना आप लोगों ने, 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री यस सर। पढ़ा। हाँ, तो उसमें लोअर ब्रोंकाई होती हैं, वो आगे सेगमेंट होते हैं ब्रोंकस के, वहां पर भी मिल सकता है, ट्रैकिया में मिल सकता है, और उसके साथ साथ लंग्स में मिल सकता है फॉरेन बॉडी। इसके साथ साथ पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है नेक्स्ट दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट।
ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बताया गया कि एक्सरे के टाइम पर आप इसको बता पाते हैं। तो एक्सरे के इसलिए ये जो इसमें लिखा है लोकेशन वाला पोर्शन, इसको अंडरलाइन करके आप इंपॉर्टेंट लिखेंगे। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? अगर लेरिंग्स और ट्रैकिया के अंदर जाता है तो हो सकता है उस कंडीशन में ट्रैकिया के अंदर जाके वो पूरी तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करे, और ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होने की वजह से वहां पर एस्फैक्सिया हो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, और पूरी तरीके से चोक हो जाए गला और डेथ हो जाए। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन है, आप देख रहे हैं कि ये तो होना ही है अगर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होता है ट्रैकिया में या लेरिंग्स में। इफ क्रॉसेस द क्राइना इट कैन कॉज ऑब्स्ट्रक्शन, इन्फ्लेमेशन, एडिमा, इन्फिल्ट्रेशन, अल्सरेशन एंड ग्रेनुलेशन लीडिंग टू एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, अगर वो ट्रैकिया को क्रॉस कर जाता है, ब्रोंकाई या आगे के पासेज में चला जाता है, तो उस केसेस में ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है उस लोब में, क्योंकि लंग्स के भी लोब होते हैं, उस लोब को ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज हो सकती है, एडिमा कॉज हो सकते हैं, इन्फिल्ट्रेशन कॉज हो सकता है, वहां पर अल्सर बन सकता है, और ग्रेन्यूल्स बन सकते हैं, छोटे छोटे दाने उसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से, और वहां पर इन सब चीज की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो सकता है, और वो एस्फाइक्सिया कर सकता है, और लो ऑक्सीजन इन बॉडी भी कॉज कर सकता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्प्लिकेशन इंक्रीजेस आफ्टर 24 to 40 आवर ऑफ एस्पिरेशन। पहले तो अगर आप 24 से 48 घंटे के अंदर उस पेशेंट से उस ऑब्स्ट्रक्टिव चीज को, फॉरेन बॉडी को बाहर निकाल लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 24 से 48 घंटे के बाद अगर फिर भी आप नहीं निकाल पाते या बच्चे ने बताया नहीं है, तो कॉम्प्लिकेशंस अदर भी स्टार्ट हो जाते हैं। समझ आ गया क्या? समझ आ गया क्या? अच्छा, इसके बाद बोला है कि भाई 24 से 48 घंटे तक अगर उस फॉरेन बॉडी को बाहर नहीं निकाला गया तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? कॉम्प्लिकेशंस आर एटेलेक्टेसिस। व्हाट इज एटेलेक्टेसिस? इट इज अ कंप्लीट और पार्शियल कोलैप्स ऑफ लंग। कोलैप्स हो जाएगा लंग्स क्योंकि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो रही है। एम्फाइसीमा, निमोनिया, एब्सेस, ब्रोंकियक्टेसिस हो सकता है। ठीक है, तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस, 5 कॉम्प्लिकेशन which are generated after if you are not plugging off the same after 24 to 48 hour of aspiration. Clinical presentation on the basis of symptoms के basis पर phases में बांट दिया है इसको। और phases क्या है उसके? phase 1 में choking होगी, और ये choking किस तरीके से होगी? immediately after aspiration choking शुरू हो जाएगी। चाइल्ड डेवलप वायलेंट कफ, इसके साथ साथ चाइल्ड कफ खांसी, वायलेंट खांसी जनरेट होगी उसके अंदर। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ब्रीदिंग रेट एटसेट्रा ये भी डिक्रीज हो जाएंगी। स्ट्रीडोर, वाइब्रेशन साउंड होगी सांस लेने में, और उसके साथ वीजिंग करेगा, सीटी की जैसी आवाज आएगी। तो दीज आर द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इन फर्स्ट फेज, दैट इज चोकिंग। फेज 2 एसिम्प्टोटिक फेज है, सिम्टम्स ज्यादा नहीं दिखाई देते। एफबी जो फॉरेन बॉडी है गेट लोज्ड एंड सिम्टम्स सबसाइड। वो कहीं ना कहीं एक जगह पर लोज कर जाती है, रुक जाती है, और वो सिम्टम्स सबसाइड कर जाते हैं। कैन लास्ट फ्रॉम आर टू बी। ये फॉरेन बॉडी की जब एसिम्टोमेटिक कंडीशन में आवर्स तक भी रह सकती है और सप्ताह तक भी रह सकती है। फेज 3 कॉम्प्लिकेशन फेज है, जिसमें इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है एयरवेज का, और इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं। फिर इसमें दे रखा है रिकरेंट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। ठीक है, बार बार रेस्पिरेटरी सिम्टम्स कौन कौन से आते हैं? कफ होगा, खांसी बार बार आती है, वीजिंग और निमोनिया जैसी कंडीशन। क्रोनिकली रेस्पिरेटरी सिम्टम क्या होते हैं? खून की उल्टी होना, और निमोनिया, ब्रोंकियक्टाइसिस, लंग एब्सेस, ये जो है क्रोनिक रेस्पिरेटरी सिम्टम है अगर बच्चे के अंदर इन्फेक्शन ज्यादा हो गया है उस एरिया में जहां पर वो लोज हुआ था पार्टी का, तो वो क्रोनिक से रेस्पिरेटरी सिम्टम्स कॉज कर सकता है। इन्वेस्टिगेशंस आप क्या करा सकते हैं इस केस में? एक्सरे कराएंगे, ऑब्वियसली बात है। तो एक्सरे में क्या दिखेगा कि जो हमारा जहां पर बॉडी, फॉरेन बॉडी लूज हुई है उस रीजन में ओपैक रीजन दिखेगा हल्का सा। ठीक है, वहां पर धुंधलापन दिखाई देगा, वो उसमें पैचेस दिखाई देगा हल्का सा जहां भी है वो। ठीक है, उसके साथ साथ फ्लोरोस्कोपी करा सकते हैं।
अगर आपका चेस्ट एक्सरे पूरी तरीके से नहीं बता पा रहा कि किस लोकेशन में वो फॉरेन बॉडी है, तो उस केस में आप फ्लोरोस्कोपी करते हैं। फ्लोरोस्कोपी एक्चुअली एक ऐसी स्कोपी होती है जिसमें हम डाइज का यूज करके डाई का यूज करके हम क्या करते हैं, उस फॉरेन बॉडी को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ है। यूजफुल व्हेन प्लेन रेडियोग्राफ इज इनकंक्लूसिव, इंडिकेट द साइट ऑफ एफबी। अगर चेस्ट एक्सरे फेल हो गया है, उस केस में फ्लोरोस्कोपी की तरफ जाएंगे। इसके साथ साथ अगर और भी क्या करा सकते हैं कि अगर क्रोनिक एफबी बहुत दिन से पड़ा हुआ है फॉरेन बॉडी, तो उस केस में आप कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन कराएंगे। उसके साथ साथ वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन, ब्रोंकियोस्कोपी, डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक दोनों तरीके से कराएंगे। तो ये इन्वेस्टिगेशंस आपके सामने हैं। ब्रोंकियोस्कोपी वैसे ही होती है जैसे एंडोस्कोपी होती है। आपने एंडोस्कोपी का नाम सुना होगा कि एनस की तरफ से कैमरा डाला जाता है नॉट, ऐसे ही सेम ब्रोंकी ट्रैकिया के अंदर कैमरा डाल के हम फॉरेन बॉडी को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। समझ आ गया क्या? यस सर। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट सबसे पहले तो अगर हमें फॉरेन बॉडी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही दिखाई दे रही है, फील हो रही है ट्रैकिया में, और हम उसको निकाल पाता है, अगर फिजिशियन ठीक है या फिर सर्जन उसको निकालने में सक्षम है, देख के, ठीक है, बहुत सारी टेलीस्कोप से देखे उसको हम निकालने में सक्षम है, तो ठीक है, हम उसको केयरफुली मैनुअल एक्सट्रैक्शन करेंगे फॉरेन बॉडी का, अगर विजिबल है तो। लेकिन ब्लाइंड प्रोसीजर पे नहीं जाएंगे कि हाँ जी मुझे थोड़ा सा लग रहा है वो हो सकता है फॉरेन बॉडी, तो उस केस में आप इसको प्रोसीजर को अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है। कफिंग एनकरेज्ड इन कॉन्शियस चाइल्ड, अगर हम चाइल्ड कॉन्शियस है तो हम बोलेंगे कि तुम खांसी लेके देखो, हो सकता है खांसी के रास्ते मुंह से बाहर आ जाए, समझ गए ना बात को। तो हम उसको कफिंग इंड्यूस कराएंगे। इन्फेंट के अगर अगर इन्फेंट है, बच्चा 2 से 3 साल का है, वो उसको नहीं पता रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं बॉडी के, तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले उसकी 5 थपकी पीछ के बैक पे देंगे, 5 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करके, और 5 थपकियां कहाँ देंगे, हम चेस्ट पर देंगे। समझ आ गया? चोक कंडीशन में आपने शायद वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर, चोक जब हो जाता है तो उस कंडीशन में उसकी माता जो होती है, मदर, वो पीछे थपकियां देती है और चेस्ट पर थपकियां देखी है, देखा है क्या कोई वीडियो से? यस सर। ओके। चाइल्ड अगर 1 ईयर से ज्यादा है तो 6 to 10 एब्डोमेन हम उसकी थर्स्ट उसके देंगे, 6 to 10 एब्डोमिनल थर्स्ट, ठीक है, ऐसे करके ऐसे दबाएंगे उसको, प्रेस करेंगे, ठीक है। और इसमें एक साइन दे रखा है, द साइन इज कॉल्ड इज द हाइमिल्च मैन्यूअर, ठीक है। ये क्या होता है, हेमिल्च मैन्यूअर की जो नेवल और रिब केज है उसके बीच में, ठीक है, उन्होंने एक लोकेशन बताई है उसकी, कि हेमिल्च मैन्यूअर में कि नेवल, इस पे लिख देते हैं, जो हमारा नेवल रीजन है और चेस्ट का रिब केज है, यहाँ पर हम इस रीजन में हम थर्स्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो उसको, ये एक तरीके से फर्स्ट एड है किसी भी विंड पाइप, ऑब्स्ट्रक्टिव विंड पाइप को खाली कराने की। तो इसको हम करेंगे अगर चाइल्ड 1 साल से कम का है तो। दीज मेजर शुड नॉट बी परफॉर्म्ड इन द ब्रीदिंग और क्राइंग चाइल्ड, ठीक है। ये जो मेजर है, ब्रीथ कर रहा है आसानी से और क्राई कर रहा है, उस केस में हम ऊपर वाले परफॉर्म नहीं करेंगे। अर्जेंट क्राई को थायरोक्टोमी, tracheostomy, endotracheal intubation, rigid bronchoscopic removal in case of all मेजर फेल, ठीक है। ये सारे कंडीशंस, एक्टोमी जब है, सर्जरी कंडीशन कब जाएंगे, जब ये सारे मैन्यूअर जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं उस कंडीशन के अंदर। और भी करा सकते हैं सर्जरी कंडीशन, जैसे थोरोक्टोमी हो गया, लेबोक्टोमी हो गया, इफ ब्रोंकियोस्कोपिक रिमूवल इज नॉट पॉसिबल। स्कोपी देख रहे हैं हम, देखते हैं ब्रोंकियोस्कोपिक मेजर्स जो भी थे, देख के फॉरेन बॉडी को निकालने वाला मेजर जो है वो कंप्लीटली फेल हो जाता है, ऐसे केस में हम सर्जरी की तरफ जाएंगे। और एंटीबायोटिक्स देंगे, ऑब्वियसली बात है, अगर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ, एब्सिस वगैरह, तो उस केस में, और स्टेरॉइड देंगे, तो इम्यूनिटी डाउन करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस जो भी आ रहे हैं, एटलेक्सिस, एम्फाइसीमा, निमोनिया, एब्सेस, इन सब कॉम्प्लिकेशंस को हम ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो हमने आज पूरा फॉरेन बॉडी इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पॉइजन कंप्लीट कर लिया है।
नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे स्टैटिकस स्टेटस एपिलेप्टिकस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। ओके, ठीक है क्या? कोई डाउट तो नहीं है ना? यस सर। एक सेकेंड, कोई डाउट तो नहीं है ना अभी तक? डाउट हो तो पूछ नो लेना। सर। ओके